ओके सो वेलकम बैक। अभी जो क्या बोलते बोन ट्यूमर के जो सीरीज थे उसमें 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो जो था वो ओस्टियोइड ओस्टियोमा के ऊपर था, ओस्टियोब्लास्टोमा। द नेक्स्ट वीडियो था वो ओस्टियोसार्कोमा के ऊपर था। अभी ये वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाइंट सेल ट्यूमर। ओके ठीक है, जाइंट सेल ट्यूमर, JAINT, जाइंट सेल ट्यूमर। ठीक है, जाइंट सेल ट्यूमर। तो जाइंट सेल ट्यूमर जो है उसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उस पर बात करते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो भी से है। ठीक है, सबसे पहले क्या ये कहाँ पर नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मेसेनकाइमल जो सेल्स होते हैं ना, वहाँ पर नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अराइजेस फ्रॉम या नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है, मेसेनकाइमल अनडिफरेंशिएटेड सेल। हाँ, जाइंट सेल ट्यूमर के केस में क्या होता है, जो मेसेनकाइमल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है वहां पर नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मेसेनकाइमल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में क्या होता है, नियोप्लास्टिक किसी रैंडम म्यूटेशन हो गया किसी भी तरह का, रैंडम म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर दो तरह की सिनेरियो जनरेट हो जाती है। मेसेनकाइमल सेल्स है, इसका मतलब है दे हैविंग एबिलिटी टू डिफरेंशिएट एनी टाइप्स ऑफ दिस सेल ना। तो यहाँ पर जो रैंडम म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो मेसेनकाइमल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है, एक तो चेंज हो जाता है एबनॉर्मल स्ट्रोमल सेल्स में। एक तो एबनॉर्मल स्ट्रोमल सेल्स है उसमें चेंज हो जाएगा। दूसरा ये किस में चेंज हो जाता है, एबनॉर्मल ओस्टियोब्लास्ट सेल में। ये जो एबनॉर्मल स्ट्रोमल सेल्स होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि फर्दर चेंज इनटू मोनोन्यूक्लिएटेड स्ट्रोमल सेल। यही जो होता है वो ट्यूमर सेल्स होते हैं। एबनॉर्मल ओस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करता है, दे इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ रैंक एल प्रोटीन। रैंक एल प्रोटीन का जब सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। और ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ओस्टियोक्लास्ट लाइक जाइंट सेल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके आगे क्या बात करना है, ये कुछ बेसिक बात किया गया कि किस तरीके से जाइंट सेल जो जाइंट ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद और थोड़ा बहुत लिटिल बिट बात किया जाए, कौन से एज ग्रुप में ये ज्यादा ट्यूमर्स होते हैं। एज ग्रुप की बात किया जाए, ये भी एडल्ट में होता है, 20 to 14 ईयर्स एज एडल्ट पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलता है। जेंडर, हाँ ये वाला जो ट्यूमर्स होता है वो फीमेल में ज़्यादा होता है। जाइंट सेल ट्यूमर होता है ना, फीमेल में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। लोकेशन, इपिफाइसिस ऑफ द बोन। लोकेशन क्या है, तो इपिफाइसिस ऑफ बोन। साइट, टिबिया, फीमर, ह्यूमरस। मोस्टली वगैरह जो
क्या बोलते हैं, बोन कैंसर होता है टिबिया फीमर बोन, इधर ही होता है वगैरह ज़्यादा। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कुछ बेसिक फीचर हो गया किसका, जाइंट सेल ट्यूमर का। अब बात करेंगे इसका इटियोपैथोजेनेसिस को लेकर। इसका इटियोपैथोजेनेसिस, इटियोपैथोजेनेसिस। अभी मैंने आपको बोला ही था कि ये लेट सपोज क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स है, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल है। अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स होता है ना, इसमें क्या हो गया, एक रैंडम म्यूटेशन हुआ। रैंडम म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, दो एबनॉर्मल सेल्स के फॉर्मेशन हो गए। ये क्या हो गया, एबनॉर्मल ओस्टियोब्लास्ट सेल। ये क्या हो गया, एबनॉर्मल स्ट्रोमल सेल। ये जो एबनॉर्मल और स्ट्रोमल सेल्स होता है ना, दे विल चेंज इनटू द मोनोन्यूक्लिएटेड। एबनॉर्मल स्ट्रोमल सेल किसमें चेंज हो गया, मोनोन्यूक्लिएटेड स्ट्रोमल ट्यूमर सेल में चेंज हो गया। ये एबनॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है, वो उसका क्या है, उसका नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या। ये क्या है, एबनॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो एबनॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करेगा, एबनॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करेगा, ये रैंक एल क्या एक तरह का प्रोटीन है। तो रैंक एल प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज कर देगा। एबनॉर्मल ऑस्टियोब्लास्ट सेल सम अदर सेल्स मिलकर क्या करता है कि रैंक एल एक जो प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस इंक्रीज कर देगा। तो जब रैंक एल प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज कर देगा तो इसका जो रिसेप्टर वगैरह जो होता है ना, वो ये क्या है, ओस्टियोक्लास्ट सेल है, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम क्या होता है, ये बोन रिजॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। बोन रिजॉर्प्शन या बोन ईटेन सेल्स होता है, ये बोन ईटेन सेल्स होता है ना। इसका काम क्या है कि जो पुराने बोन्स वगैरह होता है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दे ताकि वहां पर नए सेल्स, नए बोनी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए। तो इसके ऊपर क्या होता है ना, रिसेप्टर होता है इस प्रोटीन का। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के ऊपर क्या होता है, इसका रिसेप्टर होता है रैंक एल प्रोटीन का। तो जब ये प्रोटीन जो है इसके रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सेसिव प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेसिव प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ऑस्टियोक्लास्ट सेल का। तो जब एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा किसका, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का, तो इसमें से क्या करता है, बहुत सारा सेल्स जो होता है ना वो यूनाइट करके, बहुत सारा सेल्स क्या करता है, यूनाइट करके मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट लाइक जाइंट सेल। जैसे ही ये प्रोटीन, अगर प्रोटीन का सिंथेसिस एक्सेस में हो रहा था तो जो ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर जो रिसेप्टर होता है उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा तो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का।
तो जब एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को होता है तो बहुत सारा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करें, आपस में मिल करके मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट लाइक जाइंट सेल का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स वगैरह है वो क्या करता है, एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन करने लगता है, एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन वगैरह करता है, मतलब एक्सेसिव बोन वगैरह रिटेन करने लगता है। तो दो तरह की बात इटियोपैथोजेनेसिस में दो तरह की बात की गई। पहले बात ये किया गया कि जो मेसेनकाइमल स्टीम सेल्स वगैरह है वो क्या किया कि स्ट्रोमा सेल्स वगैरह होता है उसमें डिफ्रेंशिएट किया है, जो कि कैंसर सेल में बदल गया। दूसरा क्या किया कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है वो रैंक एल प्रोटीन या रैंक एल प्रोटीन वगैरह होता है उसका एक्सेसिव सिंथेसिस किया। रैंक एल प्रोटीन के एक्सेसिव सिंथेसिस की वजह से क्या हो गया कि बोन रिजॉर्प्शन की एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती है। तो दो बात किया गया इसके इटियोपैथोजेनेसिस में। ना इटियोपैथोजेनेसिस के बाद रेडियोलॉजी है उस पर बात करते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस के बाद रेडियोलॉजी है उस पर बात किया जाएगा। ये इतना दूर क्या बना है, इपीफाइसिस रीजन बना है। यहां पर होता क्या है कि बोन रिजॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, सॉफ्ट बबल्स लाइक फॉर्मेशन हो जाता है, सॉफ्ट बबल्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल ने क्या किया, बोन रिजॉर्प्शन किया तो उसकी वजह से सेप्टेशन देखने को मिलता है। और सेप्टेशन देखने को मिलता है इसी को सॉफ्ट बबल्स लाइक अपीयरेंस बोलते हैं। ये सेप्टेशन किसकी वजह से हुआ है, सेप्टेशन ड्यू टू ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। और इसको और क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट बबल्स लाइक अपीयरेंस। तो सॉफ्ट बबल्स लाइक अपीयरेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, जाइंट सेल ट्यूमर का। क्या ये रीजन कहाँ है, इपीफाइसिस। तो इपीफाइसिस रीजन में अगर सॉफ्ट बबल्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, जाइंट सेल ट्यूमर का। कौन सा, रेडियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ना, रेडियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सॉफ्ट बबल्स अपीयरेंस क्या, रेडियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, जाइंट सेल ट्यूमर का। देन इसके बाद माइक्रोस्कोपी है उस पर बात कर लिया जाए। माइक्रोस्कोपी इसका काफी सिंपल है वगैरह, इसके बाद लगभग सब सिंपल ही है वगैरह। माइक्रोस्कोपी में क्या देखने को मिलेगा, दो तरह के सेल्स देखने को मिलेगा। एक तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जो जाइंट सेल है वो दिखेगा और दूसरा मोनोन्यूक्लिएटेड स्ट्रोमा सेल्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल है उसी को बना लेते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल बन रहा है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल बन गया। उसके बाद क्या बनाना, मोनोन्यूक्लिएटेड ट्यूमर सेल्स। लेबलिंग कर लिया जाए। ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट
लाइक जाइंट सेल। और ये क्या है, मोनोन्यूक्लिएटेड ट्यूमर स्ट्रोमल सेल। कुछ फाइबर्स वगैरह है वो भी देखने को मिलेगा, उसको भी थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लिया जाए, फाइबर्स वगैरह। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक फीचर था किसका, जाइंट सेल ट्यूमर का। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे वो इविंग सार्कोमा है, उस पर बात किया जाएगा। तब तक के लिए बाय।